हुई है जिसमें आपने स्किल ऑफ टीचिंग आपने कर लिया है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाला टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है हमारा। हाँ जी, ठीक है। और आज हम करेंगे कैरिकुलम से रिलेटेड, ठीक है। मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ए गुड कैरिकुलम, एंड जो एक टीचर का क्या वो है, एक अध्यापक का। हाँ जी बेटे, किसने हैंड रेज किया था बोलिए। हमारा सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिकुलम, ठीक है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है और क्या उद्देश्य है, क्या होता है आपका कैरिकुलम, यानी कि ये क्या है, हमारी एजुकेशन का एक पार्ट होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी एजुकेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करते हैं हमारे, ठीक है। और जो एजुकेशन है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, तो हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, उनको करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है जो ऑब्जेक्टिव है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेन क्या है हमारा, एसएसटी में पेज नंबर, ठीक है बेटे। तो मेन क्या है हमारा पाठ्यक्रम, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है। देखो भाई, ये सारी चीजों का फ्लो मानने से पहले सिंपल वर्ड में आपको बता देती हूँ मैं। जो कैरिकुलम है वो लेटिन भाषा के कुरेर वर्ड से निकल के आया है, जिसको बोलते हैं हम दौड़ का मैदान, ठीक है। यानी कि कैरिकुलम एक वो वे है, वो रास्ता है जिसके ऊपर दौड़कर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो। अब आपके पास देखो सारी बुकों का सिलेबस दे रखा है, कैरिकुलम दे रखा है, तो इस कैरिकुलम को फॉलो करते हुए आप क्या है बीएड पास करोगे, और बीएड पास करोगे तो उसके बाद क्या है आप टीचिंग लाइन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो कैरिकुलम क्या है, वो दौड़ का मैदान है जिसके ऊपर एक विद्यार्थी दौड़कर अपने लक्ष्य को क्या करता है, अचीव करता है, ठीक है। भाई बिल्कुल सही बात है, आपके इसी में नहीं बल्कि जो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो कैरिकुलम सब में होता है, ठीक है। तो जो कैरिकुलम है वो क्या है, एक दौड़ का मैदान है जिसके ऊपर एक विद्यार्थी दौड़कर क्या करता है, अपने उसको गोल को अचीव करता है। सिंपल वर्डों में यही है कैरिकुलम का मीनिंग। कैरिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ द टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडल इन द स्कूल। यानी कि कनिंगम के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम अध्यापक के हाथ का एक साधन है जिससे वह अपने स्कूल में अपने छात्रों को अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार डालने की कोशिश करता है, ठीक है। सबसे पहले बताइए मुझे, मीनिंग क्लियर हुआ कैरिकुलम क्या होता है? ठीक है बेटा। अब आप इसमें लिखोगे कि जो हमारा कैरिकुलम है वो एजुकेशन का क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आप मान लीजिए किसी कोर्स में आप एडमिशन ले लेते हो, आपको ये ही नहीं पता क्या उसका सिलेबस है क्या नहीं है, आप क्या पढ़ोगे और फिर आप फेल हो जाओगे, क्या आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएंगे? नहीं होंगे। ऐसा हमारे साथ कब होता है, जब हम किसी गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे पास ना एक फिक्स सिलेबस नहीं होता। बच्चे क्या है, जब सिलेबस नहीं है, कैरिकुलम नहीं है, तो वो अच्छे ढंग से फॉलो नहीं कर पाते तो वो अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए जो कैरिकुलम है वो हमारा एक अभिन्न पार्ट है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स तक हमें पहुंचाता है, ठीक है। और ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी क्या करता है, इजी करता है। और कैरिकुलम के माध्यम से ही एक टीचर मेंटली, फिजिकली, उसके अंदर क्या है, एथिकली और कल्चरल, इमोशनल, ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट का हम उसको, ये सारी डेवलपमेंट करने का हम उसको प्रयास करते हैं, ठीक है। कैरिकुलम एक प्रकार से टीचर के पश्चात छात्र का दूसरा क्या होता है, गाइडेंस होता है, ठीक है। मान लीजिए टीचर नहीं है, एक तो आपको गाइड कौन करता है, टीचर करता है। मान लो आपके पास कोई टीचर नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके पास सिलेबस तो है, तो आपका दूसरा टीचर कौन है, आपका सिलेबस, आपका कैरिकुलम, जो आपको ये बताता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, कोई टीचर नहीं है पढ़ाने वाला, हमारे पास कम से कम सिलेबस तो है, हम इसके साथ जाके क्या है आगे पढ़ तो सकते हैं। अब जैसे तुम्हारा कई बच्चे हैं जिनके पास आपका आर्ट वाले जो बच्चे हैं ना, कला वाले, आर्ट, ये तुम बाकी सब्जेक्ट वाला आर्ट मत देखना, जिनका टीचिंग सब्जेक्ट आर्ट है, उनका सिलेबस नहीं मिल रहा उन बच्चों को, ना ही उनकी कोई बुक्स है।
तो उनको कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो एटलीस्ट करिकुलम भी उनको मिल जाता है, तो वो कहीं से भी नेट से निकाल के, कहीं से भी निकाल के क्या कर सकते हैं, वो बच्चे क्या है अपने उस सब्जेक्ट में क्या है नंबर अचीव कर सकते हैं, नहीं तो क्या है फेल होने के रास्ते हो जाएंगे उनके। ठीक है, और तुम्हें चलिए मीनिंग क्लियर है कैरिकुलम का। उसके बाद बात करते हैं हम, इन्होंने अलग अलग लोगों ने क्या है डेफिनेशन दी है, जिसकी डेफिनेशन आपको इजी लगे उस डेफिनेशन को आप अडॉप्ट कर लेना, उस डेफिनेशन को आप याद कर लेना। ठीक है, और जहां तक हो डेफिनेशन, आप सिर्फ 1 2 4 यूनिट में क्वेश्चन आने हैं ना आपके, 4 लोगों के नाम याद कर लो अलग अलग, डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग दे दो। ठीक है, क्योंकि हर एक उसकी डेफिनेशन याद नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन की डेफिनेशन याद नहीं होगी। किन्हीं 4 बंदों को पकड़ लो और डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख दो, नाम उसका दे देना, जैसे यहाँ पे दे रखा है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम होता है, ये छात्र के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है और व्यक्ति की क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहायता देता है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार कैरिकुलम वो दौड़ का मैदान है जिसके ऊपर चलकर एक बच्चा क्या करता है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, बस बन गई। ऐसे ही क्या है 4 लोगों के नाम याद कर लो और 4 क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, 4 ही क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखनी है। और जरूरी नहीं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करो, नहीं कॉमन 4 कर लो, क्योंकि जो तुम्हारे पेपर चेक करने वालों को भी याद नहीं है किसने क्या डेफिनेशन दी थी। अब देखिए भाई, अरे तुम हंस रहे हो या रो रहे हो? भाई तुम्हारा काम इजी कर रही हो, क्योंकि हमने खुद ऐसे ही किया, क्योंकि पहले हम डर में रहते थे कि हम, और ये बात भी ना हमारी एक है, जब हमने एमएड की ना तो हमारी जो प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी की उसने बताया कि मनीषा तुम ये ऐसे याद कर लो 4 कोई भी, बोले हम लोगों को 20 साल हो गए पढ़ाते, हमें याद ही नहीं है, हमें तो बस चेक करने से मतलब है। बस ये हो जाता बच्चे ने डेफिनेशन लिखी तो बच्चे को सब कुछ डिटेल में याद है। तो पहले थोड़ा सा मीनिंग दोगे, फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन बता दिया, 4 लोगों के नाम याद कर लो पूरे के पूरे, सभी सब्जेक्ट में उन्हीं 4 लोगों के नाम चिपका देना, फर्स्ट यूनिट में किसी का, सेकंड में किसी का, थर्ड में किसी का, और लिखना आपको अपने अकॉर्डिंग है, बस ये कि आपकी डेफिनेशन हो जाएगी वो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिकुलम, कैरिकुलम के क्या उद्देश्य हैं। मैम एक क्वेश्चन था यहाँ पे, ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट भी है करिकुलम का कॉमर्स में, तो वो बेटा अलग है? कॉमर्स पे आऊंगी, अभी जस्ट पहले कैरिकुलम होता क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे बाद में। डिजाइन करते हैं ना, ओके मैम, ओके। तो एक्चुअली ऐसे करके स्टार्टिंग मैं में कंप्लीट आपके टॉपिक पे आऊंगी। वो एक्चुअली मैम बुक में स्टार्टिंग में लिखा ना, इसलिए मैंने मुझे लगा कि शायद वो पहले ही हो। ना 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 ना, मैं तो पता है मैं फिलहाल जिसकी बुक पहले खुल जाती है, जिसमें पहले क्वेश्चन मिल जाता है उसी में से पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। आज मैथ की पहले खुल गई तो मैथ में से पढ़ाना शुरू कर दिया। बातें तो वही है सारी, वही मीनिंग बताना, इंपॉर्टेंस बतानी है, प्रिंसिपल बताने हैं, आगे पीछे सारा मिलेगा बस। ओके। आगे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं, भाई हमें क्यों बनाना चाहिए कैरिकुलम, क्यों जरूरी है हमारे लिए। अब आपके लिए एक कैरिकुलम बना रखा कि भाई इस सब्जेक्ट में आपको ये 4 यूनिट आपको याद करनी है। ठीक है, तो क्यों बनाना, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो देखते हैं भाई, जो कैरिकुलम है वो एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी एजुकेशन के जो भी गोल हैं उनको अचीव करते हैं। हाँ जी, मान लिया ये बात बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए आपको बीएड की डिग्री लेनी है तो इस कैरिकुलम को फॉलो करते हुए पास करके आप क्या है अपनी बीएड की डिग्री ले लोगे। दूसरा, जो कैरिकुलम है वो डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड के प्रयोग करने का भी एक साधन है, यानी कि जब आप कैरिकुलम कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका कैरिकुलम तो क्या है, हर एक में क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारी टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग करने का एक साधन है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं फॉलो करते हैं। टीचिंग जितनी भी टीचिंग मटेरियल है वो उसका भी निर्धारण किसके आधार पर होता है, आपके कैरिकुलम के आधार पर। आपके कैरिकुलम में जैसे जैसे दे रखा है उसी टीचिंग मटेरियल का क्या करोगे आप यूज करोगे। मान लीजिए मैथमेटिक्स में आप यूज कर रहे हो तो आपको मेन तो क्या है चौक का, ब्लैक बोर्ड का, डस्टर का, इसका काम ज्यादा रहेगा। अगर आप एसएसटी में पढ़ा रहे हो तो आपको ग्लोब, मैप,
ठीक है, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारा सिलेबस है उसी के अनुरूप हमें क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है टीचिंग मटेरियल, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद है आपका जो करिकुलम है वह शिक्षा के अलग-अलग जो ट्रेंड है या अलग-अलग जो फिलॉसफी है उसको दर्शाता है। अलग-अलग ट्रेंड या फिलॉसफी का क्या मतलब हुआ? भई जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें नंबर सिस्टम वगैरह, स्क्वायर, क्यूब, रूट, आप डिफरेंट डिफरेंट शेप, अलजेब्रा इन चीज़ों को पढ़ रहे हो। जब एसएसटी पढ़ रहे हो तो आप अलग-अलग अपनी हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, कभी आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो, कभी आप पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हो, ठीक है? और ऐसे ही जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो तो आप क्या है कभी बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे हो, कभी किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो। बेटा 1 मिनट है सबको? ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। अब आता है हमारे प्रिंसिपल्स, ठीक है? इसकी इम्पोर्टेंस भी है हमारी, ठीक है? मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल। ये इकोनॉमिक्स वाली बुक में है और आपके में भी यही है बेटा, कॉमर्स में भी मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ ए गुड करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। और फिर कॉमर्स देखते हैं, कुछ अलग हुआ तो अलग अलग पॉइंट बता दूंगी। अगर चलिए, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग अ गुड कैरिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ कॉमर्स, ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑफ आपका एसएसटी, ऑफ हिंदी, ठीक है? तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा एक अच्छे कैरिकुलम का हम कैसे निर्माण कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेशन करेंगे एक गुड कैरिकुलम। आज का जो टाइम है हम क्या है जिस भी सिचुएशन में, यानी कि आज क्या है कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्या करना पड़ता है, अपने कैरिकुलम को उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करना पड़ता है। अब देखो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा किसका यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ हो रहा है, चैट जीपीटी का यूज़ हो रहा है, ठीक है? थोड़े साल पहले तक हमें पता भी नहीं था कि ये क्या है, क्या चैट जीपीटी है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ठीक है? तो क्या है जैसे जैसे हमारी सिचुएशन बदल रही है तो बदलती हुई सिचुएशन के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, बदलती हुई सिचुएशन के साथ गणित पाठ्यक्रम, गणित की जगह आपका जो जो सब्जेक्ट है, मैथ की जगह जो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो हमें क्या करना है, तो हमें उस यानी कि कॉमर्स का कैरिकुलम भी उन्हीं चीज़ों को समय के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें उसमें भी चेंजेज करना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसे ही मैथ लगा लो, एसएसटी लगा लो, आपका रिसेंटली एसएसटी में भी क्या हुए हैं, चेंजेज हुए हैं। आपका जो मुगल सल्तनत वाला जो काल था उसको डिलीट कर दिया गया है। अभी जो रिसेंटली जो नई अभी बुक नहीं आई है बच्चों की, ठीक है? लेकिन चेंजेज हुए हैं। ऐसे ही क्या है कॉमर्स में क्या चेंजेज हुए हैं, दो पहले जीएसटी नहीं था, ठीक है? तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू जो टाइम की डिमांड हुई उसको जीएसटी को उसके अंदर क्या किया गया, डाला गया। उसके बाद एक था आपका डिमोनेटाइजेशन वाला टॉपिक था, यानी कि नोटबंदी वाला टॉपिक इकोनॉमिक्स में डाला गया उसको, ठीक है? ऐसे ही क्या है आपके मैथ्स में भी जो जो चेंजेस हुए, मैथ्स में क्या है नया तो कुछ नहीं डाला, लेकिन हाँ टॉपिक्स को डिलीट जरूर किया गया है, ठीक है? ऐसे ही क्या है भाई आपका हिंदी में भी कुछ ना कुछ नई चीज ऐड की होगी या डिलीट की गई होगी। तो क्या है हमारा आज की जो अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग हमें जो कैरिकुलम सेट करना होता है उसमें समय समय पर क्या हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं, कुछ रिफॉर्म्स भी करने पड़ते हैं, ठीक है? तभी हम क्या हो सकता है हमारे कैरिकुलम के निर्माण में तभी हम क्या है, और जो कैरिकुलम का निर्माण किया जाता है यानी कि कोई भी कैरिकुलम जब फ्रेमवर्क किया जाता है, चाहे आप वट किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, तो आप जिस सब्जेक्ट में लिखो ना उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना आप, ठीक है? कि जब भी आप कैरिकुलम को क्या कर रहे हो, फ्रेम कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट के जो भी स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, उस स्पेशल में जो भी विशेषज्ञ हैं, जो भी जिनको काफ़ी इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है उनको रखा जाता है। गवर्नमेंट के जो अथॉरिटेटिव होते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, और जो विद्यार्थी हैं उन सबके एस्पेक्ट को देखते हुए। मैम आप टाइप बता रहे हो नीड और इम्पोर्टेंट, नहीं बेटा मैं बता रही हूँ प्रिंसिपल शुरू करेंगे अभी हम। तो प्रिंसिपल से पहले जो उनका मीनिंग क्लियर करना होता है ना, प्रिंसिपल डिजाइनिंग, वो बता रही हूँ मैं। इम्पोर्टेंस तो 4 इम्पोर्टेंस दे रखी थी इसमें, किसी की बुक में वो ऑब्जेक्टिव के नाम से दे रखी है, किसी की बुक में वो इम्पोर्टेंस के नाम से दे रखी है, ठीक है?
क्या है, जब हम कैरिकुलम फ्रेमवर्क करते हैं, फ्रेम करते हैं, तो सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड जो होते हैं उनको बिठाया जाता है, गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर और भी जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन सबको वो बिठाया जाता है, उनकी मीटिंग होती है और वे क्या करते हैं, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, कैरिकुलम का निर्माण करते हैं। और कैरिकुलम का निर्माण करते समय कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, यानी कि पहले कैरिकुलम नहीं बनाया जाता, पहले प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ताकि जो विद्यार्थी है अपनी लाइफ के प्रत्येक एरिया में क्या कर सके, प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई क्या क्या प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, जब आप प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन अगर मान लो आ जाता है आपका, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ए गुड कैरिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स या गुड कैरिकुलम ऑफ कॉमर्स, गुड कैरिकुलम ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि आज का जो टाइम है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, लगातार चेंजेज बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट को देखते हुए हम अपने पाठ्यक्रम में क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस में हमें कंटिन्यूसली क्या है, कभी चेंज करना पड़ता है। तो ये जो भी चेंज होते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आपको जरूर लिखना है जिस सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन लिख रहे हो। ठीक है, तो ये जो भी हम चेंज होते हैं, तो मान लीजिए मैथ में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम मैथ के जो स्पेशलाइज्ड हैं उनको यहाँ पे बिठाएंगे, बाकी अदर टीचर्स को या गवर्नमेंट अथॉरिटीज की एक मीटिंग होगी और उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कैरिकुलम फ्रेमवर्क करते समय कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही हम अपने कैरिकुलम को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या क्या प्रिंसिपल बनाए जाएंगे। एक तो है हमारा प्रिंसिपल आएगा फ्लेक्सिबिलिटी का, ये सब में मिलेगा। ठीक है, आगे पीछे आपके पॉइंट हो सकते हैं, आगे पीछे हो, ठीक है, लेकिन मिलेगा सब में। किसी के में तो क्या है, ये इलास्टिसिटी के नाम से मिलेगा, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से मिलेगा। कि जो कैरिकुलम बनाना है, लचीलेपन का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, हिंदी में लचीलेपन का सिद्धांत लिखेगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब भी कोई कैरिकुलम बनाया जाता है तो उसको हम स्टैटिक नहीं बना सकते। स्टैटिक का मतलब होता है कि भाई आज ये बना दिया, सन 1950 में बना दिया, वो आज तक 2026 तक वैसा का वैसा चलता रहता, वो होता है स्टैटिक। और फ्लेक्सिबल क्या होता है कि जैसे ही टाइम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो नीड हुई, उस नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं। जैसे अब स्टार्टिंग से ही बच्चों की कौन सी बुक्स यूज कर दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। पहले कंप्यूटर के नाम से थी बुक, अब बच्चों की फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर की 3 बुक्स कर दी हैं भाई, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से, एक रोबोटिक्स के नाम से और एक कोडिंग के नाम से। ठीक है, और हमने कंप्यूटर कब पढ़ा, जब 11th या 10th में हुए, तब जाके हमने कंप्यूटर पढ़ा। तो क्या है भाई, उस टाइम की अलग डिमांड थी, इस टाइम की अलग डिमांड है और इन फ्यूचर कुछ और डिमांड होएगी। ठीक है, तो क्या है, प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब भी कोई नवीन न्यू नॉलेज की न्यू ट्रेंड आएगा या कुछ भी कोई नई चीज की जरूरत होगी, तो हम क्या उसी के अकॉर्डिंग अपने कैरिकुलम में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और इसका जीता जाता उदाहरण है आपका AI को। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा सेशन स्टार्ट होने से पहले कि इस साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपकी फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। मैं एक साथ कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा रही, ठीक है, मैं बीच बीच में से पढ़ा रही हूँ आपको। जो सबसे पहले इजी पॉइंट है उनको क्लियर करा रही हूँ। किसी के में तो पॉइंट दे रखे हैं 11, किसी में दे रखे हैं 7, तो ये तो आप सब में लिख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, भाई अब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, यानी कि आप जो कैरिकुलम, मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दे दिया कि भाई आप ना ये सिलेबस आप फ्रेम करो भाई बच्चों के लिए, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कैरिकुलम बनाओगे जो उनको रियल लाइफ में भी काम आए। ऐसी चीजें नहीं डालोगे कि जो उनको कहीं काम ही नहीं आना। ठीक है, तो बच्चों के लिए क्या है, ऐसी चीजें हमें कैरिकुलम में डालनी है जो उसको दैनिक जीवन में उपयोगी हों, बच्चे को जो डिसिप्लिन सिखाए। ठीक है, बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप करे। ठीक है, बच्चे को क्या है, आप देख लेना कोई भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट आपकी लाइफ से कोरिलेट करता हुआ है। आप हिस्ट्री पढ़ लो, भाई हमारे पूर्वजों की हिस्ट्री वही थी। ठीक है, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे फिर इन फ्यूचर में हम लोग हैं, हम हिस्ट्री में हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, दूसरा कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे।
अगली बात, कैरिकुलम बच्चे को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, बच्चे को क्या है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप करने वाला होना चाहिए, और कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो अगर हम अदर और किसी भी के साथ कोरिलेट करके पढ़े तो वो हमें क्या है उसमें सहायता कर सके। सहायता करने का मतलब देखो, तुम एक टॉपिक देखते हो इन्वायरमेंट वाला, पर्यावरण वाला टॉपिक आप हिंदी में भी पढ़ते हो, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आप क्या है ऐसे लिखते हो, वही पर्यावरण प्रदूषण फिर आपका साइंस में भी आता है, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है वो उसके नाम से, ठीक है। उसके बाद यही टॉपिक आपका साइंस और एसएसटी दोनों में आता है। एसएसटी में क्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, फिर आप अलग अलग टाइप के प्रकारों के बारे में बताते हो। यही टॉपिक आपका फिजिकल एजुकेशन में भी आता है, पर्यावरण प्रदूषण वाला, ठीक है। यानी कि आपका एक टॉपिक देखो कितनी जगह आ रहा है, तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो भी क्या है थोड़ा थोड़ा क्या करता है आपस में एक दूसरे की स्टडी में क्या है सहायता प्रदान कर सकने वाला होना चाहिए। अब आप देखो संज्ञा पढ़ते हो, हिंदी में संज्ञा पढ़ रहे हो, इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हो, नाउन पढ़ रहे हो, जस्ट फर्क किस चीज का, सिर्फ लैंग्वेज का, वो हिंदी में पढ़ा वो इंग्लिश में पढ़ा, टॉपिक तो वही था, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हमें रियल लाइफ में उपयोग हो सके, जैसे हम संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा हमें क्या बताता है, संज्ञा क्या है, नेमिंग वर्ड को ही हम नाउन बोलते हैं, तो हमारा रियल लाइफ में क्या पता चला कि मैंने राजू का नाम लिया तो वो क्या है एक नाउन है, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है। अब आपने पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा, तो पर्यावरण प्रदूषण आप देखते हो कि हमारे चारों ओर सेम यही प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो आपके साथ वो किसके साथ कोरिलेट कर रहा है, आपकी रियल लाइफ के साथ। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हमें यही बताती है कि कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को क्या है आगे इन फ्यूचर उसको काम में आ सके, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, एक दूसरे के सह संबंध वाला होना चाहिए, कोरिलेशन वाला होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए बालक ने जो चीजें यहाँ पर सीखी है वे प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करने वाला होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने मैथ में सीखा, प्लस माइनस सीखा, तो आप दुकान पे जाके कोई सामान लेके आते हो, आपके पापा ने आपको 100 रुपीज दे दिए, उसने कुछ पैसे काटे, तो क्या हुआ रियल लाइफ में कोरिलेट कर रहा है टॉपिक, आपने प्लस माइनस वहां सीखे थे, अब आप दुकान पे जाके मैंने 100 रुपीज दिए, इन्होंने मेरे को इतने दे दिए और मेरे को इतने वापस मिलने थे, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से क्या किया कोरिलेट किया, ठीक है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी आपका क्या है ये आवश्यक है। उसके बाद बात आती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चा क्या होता है कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होती है, किसी में किसी चीज की, किसी में किसी चीज की। कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा होगा, कोई बच्चा ड्राइंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, कोई क्या बोलने में अच्छा होगा, यानी कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो हमें जो कैरिकुलम बनाना है, एक ऐसा कैरिकुलम बनाना जो बच्चे को क्रिएटिव बनाए, रचनात्मक बनाए, कि बच्चा कुछ ना कुछ उसके बारे में सर्च करता रहे, लिखता रहे, बनाता रहे, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ हायर एजुकेशनल नीड, उच्च कक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। भाई आपको जब हम प्राइमरी लेवल पे जो पढ़ा रहे हैं वो आपको मिडिल लेवल पे काम आता है, आप मिडिल लेवल पे जो पढ़ रहे हो वो आपको सेकेंडरी लेवल पे काम आता है, और सेकेंडरी में आप सीनियर सेकेंडरी में और सेकेंडरी में जो चीजें पढ़ रहे हो कॉलेज लेवल पे आपको काम आती हैं। तो हमें जो प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नीड में यही बताया गया कि कैरिकुलम हमें इस तरीके से फॉलो करते चलना है कि एक अगले स्टेप का जो पहले वाला स्टेप है उसको एक आधार प्रदान करे, ठीक है। आधार यानी कि एक बेस तैयार करके दे, जैसे प्राइमरी हमें क्या है वर्ड का मीनिंग का पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे, ये बेस तैयार करके देता है, ठीक है। फिर हम किस पे आते हैं, हम सेकेंड स्टेज हमारी क्या मिडिल लेवल पे आ जाते हैं। फिर मिडिल लेवल के लिए तो क्या हो गया बेस प्राइमरी लेवल हो गया, सेकेंडरी के लिए मिडिल हो गया, सीनियर सेकेंडरी के लिए आपका सेकेंडरी हो गया, और कॉलेज लेवल के लिए आपकी 11th-12th आपका एज ए बेस के तौर पे काम करती है। तो प्रिंसिपल ऐसे हमें बनाना है कैरिकुलम जो हमारी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की नीड को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यू,
प्रिंसिपल हमें ऐसा फॉलो करना है, चाहे आप मैथ का पाठ्यक्रम बना रहे हो, चाहे आप एसएसटी का बना रहे हो, चाहे आप कॉमर्स का बना रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स का, चाहे आप हिंदी का। तो पाठ्यक्रम में जो भी हमारी बदलती हुई सोसाइटी है एवं जो कल्चरल वैल्यूज हैं एवं जो भी नीड्स है उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल निपुण बनाने के लिए उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं और उनको पूरा करता है। ठीक है, यानी कि इसने बनाया है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, जो भी हम कैरिकुलम फॉलो करें तो वो ऐसा होना चाहिए जिससे सोसाइटी की डेवलपमेंट हो और हमारी जो कल्चरल वैल्यूज है वो भी क्या है, डेवलप हो। यानी कि हमारी उससे क्या होती है, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। यानी कि हमें ऐसी चीजें भी हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम अलग अलग त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी कल्चरल वैल्यू को बढ़ाता है। आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप और किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, आपकी सोशल डेवलपमेंट में आपको अवेयर करता है। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो आप कॉमर्स में जीएसटी पढ़ रहे हो, तो आप अवेयर हो रहे हो जीएसटी से कि जीएसटी होता क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यू यही बताता है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने सोशल और कल्चरल वैल्यूज के डेवलपमेंट में भी ये हमारी हेल्प करता है। ऐसे टॉपिक को हमें शामिल करना चाहिए। आगे, कैरिकुलम शुड बी इन्फॉर्म विद द एम्स ऑफ एजुकेशन, और जो कैरिकुलम है ना वो हमारे उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के अनुरूप होना चाहिए। आपने ले तो रखी है कॉमर्स और आपको पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका कैरिकुलम में वो नहीं है। ठीक है, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है उनको सेटिस्फाई करने वाला आपका कैरिकुलम बनाना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, तभी एक बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है, थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, मेमोरी पावर है, उसकी विल पावर है, उसका कंसंट्रेशन है, तभी क्या हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। ठीक है, जब आप बच्चे को उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो चीजें उसको दे रहे हो तभी बच्चा उसे अच्छे से पढ़ पाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए थोप के आप उस बच्चे को साइंस साइड दिला रहे हो, बच्चे को जबरदस्ती दिला दे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका तो ध्यान ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो हमारा जो कैरिकुलम है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पायलट बनना है तो आफ्टर +2 मैं उसके रिगार्डिंग जो आगे कोर्स वगैरह होगा वो करूंगी, या फिर मेरे को टीचर बनना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगी भाई मेरे को क्या करना चाहिए। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल, द कैरिकुलम शुड बी द कन्फर्मेटिव विद द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा उद्देश्यों के अनुकूल। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ उसके बाद है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये डिफाइन करता है कि एक बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, उसकी नीड क्या है, क्यूरियोसिटी क्या है, एज क्या है, उसका क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, ये सारी बातें। इन सभी बातों को, इन सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर को देखते हुए हम जो विषय वस्तु है उसको चाइल्ड सेंटर्ड बनाते हैं। ठीक है, कि बच्चे के अनुरूप हम क्या बना रहे हैं, कैरिकुलम बना रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, न कि सब्जेक्ट सेंटर। इसमें हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करते हुए इसको तैयार करते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज उतनी ज्यादा आपको अच्छे से आएगी। उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, यानी कि एक चीज सीखिए उसका प्रभाव दूसरी वस्तु पर भी पड़ता है। लॉ ऑफ रेडीनेस, जब आप तैयार होगे किसी काम को तभी आप सीख सकते हो, अगर आपको कोई जबरदस्ती सिखाएगा तो आप नहीं सीख सकते। अगर आपके अंदर स्कूटी सीखने की इच्छा है तो आप जल्दी सीखोगे, अगर आपको स्कूटी सीखने की इच्छा ही नहीं है तो आप 1 साल तक सीखते रहो, आएगी ही नहीं आपको, क्योंकि आपका ध्यान, आपका मन उधर नहीं है। तो ये था आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। यानी कि जब भी हम प्राइमरी लेवल पे अगर कैरिकुलम का निर्माण करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या डालने हैं उसके अंदर, एक्टिविटीज को हमें क्या करना है, डालना है। ठीक है, ताकि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग वाले मेथड से सीख सके। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का सिद्धांत। अब हमें क्या है, जब भी कैरिकुलम फ्रेमवर्क करते हैं तो केवल हमें बच्चों की आवश्यकताओं को ही नहीं देखना, बल्कि कैरिकुलम में क्या क्या डिफिकल्टीज हमें आ सकती हैं इन फ्यूचर, उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है,
हमें कैरिकुलम जो आगामी जीवन के लिए उपयोगी हो ऐसे सारी चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड करनी है, लेकिन आयु कम होने के कारण वे आसानी से समझ नहीं सकते, यानी कि एज के अकॉर्डिंग भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसी के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, ठीक है? अगर मान लीजिए फर्स्ट में है बच्चा तो उसके अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट लेवल रखना है, ये तो है नहीं कि हम 10वीं का मैथ हम फर्स्ट में दे देंगे, नहीं, कर ही नहीं पाएँगे वो बच्चे, ठीक है? तो क्या है, हमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। समझ में आ गए? प्रिंसिपल क्लियर है? चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपको यही प्रिंसिपल लिख के आने हैं, बस जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के नाम के अकॉर्डिंग इसको कर देना। चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जो भी है आपका। क्लियर है प्रिंसिपल? मैम हमारी बुक में जैसे ऐसे पॉइंट नहीं है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? बेटा आप ना पॉइंट लिख लो, नहीं तो आप ये लो, मैं तो कर दूंगी, स्क्रीन शेयर कर दूंगी। ये मैंने आज मैथमेटिक्स वाली में से पढ़ाया है, बट ऑलमोस्ट सबके यही हैं, औरों में कम दे रखे हैं पॉइंट, इसमें ज्यादा दे रखे हैं। मैम कॉमर्स में 24 है। कहाँ है? मेरी बुक में तो 7 है ओनली। मैम 131 हिंदी मीडियम 24 प्रिंसिपल्स। नहीं मेरे में तो नहीं, इतने सारे तुम्हें लिख के आने की जरूरत नहीं है, 24 दे रखे हैं ना, तो आप कम से कम 7 या 8 लिख देना, बहुत है। ओके मैम। एक बार स्वाति, एक बार बोल दो बेटा चल को, ये प्रिंसिपल के नेम लिख लेगी। ओके मैम। उसको गाइडलाइंस दे रहे हो कि कैसे आपको जाना है बेटा, क्या करना है, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्वालिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर, या जो भी आपका इकोनॉमिक्स है या कोई और भी है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में भी टीचर के तो सेम ही गुण हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेट होना चाहिए, दूसरा लव एंड सिंपैथिक बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड द चाइल्ड, अपने जो बच्चे हैं जिनको वो पढ़ा रहा है उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए, थर्ड एकेडमिक एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसको क्या है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, लव फॉर लर्निंग एंड रिसर्च, यानी कि लर्निंग से प्यार करने वाला टीचर होना चाहिए, ठीक है, अनुसंधान में रिसर्च में रुचि रखने वाला टीचर होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद है पेट्रोटिज्म, राष्ट्रीय भावना वाला होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, एडजस्टेबिलिटी वाला होना चाहिए, इंटरेस्ट इन को कैरिकुलम एक्टिविटीज में भी उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ये तो है एक टीचर की क्वालिटीज, ठीक है? अब इन क्वालिटीज को बताइए, डेडिकेट टू द प्रोफेशन समझ में आ गया, उसके बाद लव एंड सिंपैथी बिहेवियर टुवर्ड द चाइल्ड, इसको एक्सप्लेन करके बताओ मुझे, कौन बच्चा बताएगा? बालकों के प्रति प्रेम और सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए, इसमें आप लोगों के क्या विचार हैं? मैम इसमें ना एक टीचर को इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई से ही डरने लग जाए। हो सकता है उसको कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा हो तो हम उसका पार्ट ही बता दें, क्योंकि पढ़ाई इतनी भी जरूरी नहीं है कि बच्चा छोड़ के ही बैठ जाए, नहीं मैम मुझे मारेगी, क्लास में नहीं आते, टेस्ट नहीं देते कई बार। हाँ तो जी, ये चीज नहीं होनी चाहिए टीचर में। बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है एकेडमिक एफिशिएंसी, इसको बताइए क्या रहेगा इसमें? टीचर के पास डीप नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चा किसी भी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे या केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप उसको बिल्कुल बुक के साथ लिंक करके बता सको कि ये ऐसे आएगा। वेरी गुड, ठीक है, मतलब देखो आप, उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मतलब है जब भी आप कोर्स कर रहे हो टीचर का प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या कौन सा कोर्स होता है, डीएलएड होता है, उसमें सबसे ज्यादा ट्रेनिंग होती है बच्चों की, उसमें तो ये लगा लो आप 30 डेज की फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 49 दो बार 3 बार उनकी ट्रेनिंग होती है, 49 आप लगा लो, 50 100 130 दिन उनकी क्या चलती है, पूरे 2 साल में से 130 दिन उनकी ट्रेनिंग चलती है, बकायदा गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। उसके बाद दूसरा क्या है, उसके ऊपर आता है आपका जेबीटी का, जेबीटी हो गई, अब आगे बीएड में आपकी 3 मंथ्स की होती है, 39 यानी कि 90 डेज की आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है? अभी तो क्या है, आप लोग इस तरीके से कर रहे हो, हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम पे पूरी ट्रेनिंग हमें बकायदा सिखाया जाता था कि आपको कैसे पढ़ाना है, हम लोग स्कूल में जाके वहां पे पढ़ाते थे, गवर्नमेंट स्कूलों में हमारी आती थी। अब तो जिस दिन से प्राइवेट में होने लगी है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जाते तो नहीं, ऐसे ही सर्टिफिकेट बना के ले आते हैं।
तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद मान लीजिए अगर आप एमएड कर रहे हो, कॉलेज के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, बीएड कॉलेज के लिए या किसी भी कॉलेज में पढ़ा, तब भी आपकी ट्रेनिंग होती है। उस टाइम पे हमें कॉलेज में जाके ट्रेनिंग करनी होती है। हमारा 1 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हाई लेवल पे आप जा रहे हो, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि प्राइमरी में आपको ज्यादा छोटे बच्चों को संभालना है, तो और ज्यादा कॉम्पिटेंसीज आपको सिखाई जाती है। उसके बाद आप आगे मिडिल लेवल पे, टीजीटी लेवल पे, आपकी वही जो ट्रेनिंग उनकी जो 130 डेज की थी, यानी कि उनकी 4 मंथ की थी, अब वो 3 मंथ की हो गई है। उसके बाद फिर बीएड वालों की क्या हो गई है, आपकी 1 मंथ की हो गई है, यानी कि आपकी 3 मंथ्स की। फिर जिनको कॉलेज लेवल में पढ़ाना उनकी 1 मंथ की होगी, यानी कि ट्रेनिंग सबकी चल रही है। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमें जरूर देनी चाहिए। और ट्रेनिंग भी आपकी क्या होता है बेटा, पहले भी दी जाती है, और जब आप चाहे गवर्नमेंट टीचर बनो चाहे आप प्राइवेट टीचर बनो, आपकी ट्रेनिंग होती है। जो अच्छे अच्छे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, उनके स्कूलों की भी, उनके स्कूल के टीचर की भी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, जो डाइट के द्वारा दी जाती है। डाइट या एससीईआरटी वाले बुलाते हैं जून की छुट्टियों में या समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में, आपकी 1 वीक की क्या है, हर एक टीचर की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनको अलग अलग न्यू स्किल्स की, यानी कि किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं और अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो टाइम टू टाइम क्या है, इन सर्विस और प्री सर्विस तो क्या है, अभी आप क्या हो, अभी आप प्री सर्विस हो, सर्विस तो नहीं लगी, तो आप क्या है, जॉब लगने से पहले जब आपने बीएड की उस टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई आपको, और इन सर्विस जब आप जॉब लग गए हो तब भी आपको क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है आपको अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, उसको पढ़ाने का तरीका इजी लगता है, ठीक है। अब तुम अगर आते ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते, तो आपको ऐसे बिठा के कोई आपको ये सिलेबस नहीं पढ़ाता, वो क्या करते, तुम लोगों से ही रगड़ रगड़ के तुम्हें ही पढ़ाना सिखाते पूरे 2 साल। कभी कोई बच्चा पढ़ाता क्लास में, कभी कोई बच्चा पढ़ाता, कभी कोई बच्चा पढ़ाता, ऐसे करवाते हैं, क्योंकि भाई उनको टीचर बनाना है आप लोगों को। क्लियर है। उसके बाद है लव फॉर लर्निंग एंड रिसर्च। भाई टीचर ऐसे होने हाँ बोलो स्वाति। हम जैसा ट्रेनिंग में तो हम टीचर नहीं बनेंगे। नहीं, टीचर तो बनोगे ही, मैं तो तुम्हें करवाने लग रही हूँ यहाँ पे। ओके मैम। तुम्हारी तो ट्रेनिंग बकायदा, देखो भाई अब तुम लोग कर नहीं रहे, अब वैसे बनवा के दे देते हो, लेकिन सरकार के पास तो प्रूफ दे रहे हो ना तुम कि हमने ट्रेनिंग की है, हमने बच्चे पढ़ाए हैं, यस हम एलिजिबल हैं, ठीक है। लव फॉर लर्निंग, हाँ भाई लर्निंग से प्यार करने वाला होना चाहिए। मैम टीचर वेल विशर भी होना चाहिए। क्या? वेल विशर, शुभ चिंतक, हाँ जैसे आप। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, लव फॉर लर्निंग एंड रिसर्च। भाई ये तो पॉइंट मेरे ऊपर, मैं अब तक देखो कितने साल हो गए, 15 में मैंने बीएड की थी और मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ, कुछ ना कुछ आज तक नहीं छोड़ा है। और अभी ये लगा लो 2-3 साल तक तो ये पीएचडी चलेगी मेरी, अभी तो कोर्स वर्क कंप्लीट होगा, तो अभी तो मैं भी, तो क्या है, टीचर को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो हमने किताबों को फेंक दिया, नहीं, कुछ ना कुछ नई चीजें, जरूरी नहीं आप कोर्स करो, लेकिन आप वैसे भी तो अपने आप को अपडेट करने के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लर्निंग से प्यार करने वाला होना चाहिए। आगे इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे काम क्या करे, बच्चों के ऊपर गुस्सा करे, ठीक है। ऐसा जरा जरा सी बात पर गुस्सा नहीं करना है, इससे क्या है, आपके मेंटल हेल्थ पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, बच्चे आपसे डरने लग जाएंगे, चिढ़ने लग जाएंगे। तो इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जहां पर हंसने की बात है वहां पर हंसे, जहां पर भाई गुस्सा करने की बात है तो वहां गुस्सा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे पैट्रोटिज्म, राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। हाँ जी, एक टीचर के अंदर राष्ट्रीय भावना होगी ना, तभी वह अपने बच्चों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत कर सकता है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट है, उसको क्या है, अध्यापक का क्या है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, बच्चों का मन जीतने वाला टीचर होना चाहिए, ठीक है। चिड़चिड़े स्वभाव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों का वेल विशर होना चाहिए, बच्चों का कभी उपहास न बनाए, यानी कि बच्चों के ऊपर कभी हंसे नहीं, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या है, उससे ईर्ष्या करने लग जाए, चिढ़ने लग जाएंगे।
उसके बाद है एडजस्टेबिलिटी। टीचर को अपने कार्यकाल में अनेक सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, कभी उसे अपने स्वभाव के प्रतिकूल भी कार्य करना पड़ता है और अपनी विचारधारा को एक नया मोड़ भी देना पड़ता है। ठीक है, अब प्रतिकूल कार्य देखो, अब टीचर्स की क्या है, सेंसस में ड्यूटी लगी हुई है ना, करके तो कुछ नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। तो ये किस चीज का बता रहा है, एडजस्टेबिलिटी के पॉइंट को बता रहा है। जनगणना नहीं करना चाहते, वो नहीं घूमना चाहते घर घर, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कई बार क्या है, उनको अपने स्वभाव के प्रतिकूल काम भी करना पड़ता है, जिससे उनके अंदर क्या है, एडजस्टेबिलिटी, समायोजन की योग्यता। जब एक टीचर खुद एडजस्ट करेगा ना, तभी वह क्या है और बच्चों को एडजस्टेबिलिटी का मीनिंग क्लियर कर पाएगा कि भाई हमें कैसी भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उनका सामना करना है। इंटरेस्ट इन को कैरिकुलम एक्टिविटी, हाँ जी, को कैरिकुलम एक्टिविटीज में भी क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी कि हमेशा पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। कभी आपके एनसीसी गाइड, कभी स्काउट एंड गाइड, कभी भाषण प्रतियोगिता, कभी खेल, कभी नाटक, कभी आपके ट्रिप पे ले जाने, यानी कि इन चीजों में भी आगे रहने वाला टीचर होना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छे टीचर की क्या बताई गई हैं, क्वालिटीज बताई गई हैं। ठीक है, और अप टू डेट होना चाहिए, जो जो घटनाएं हो रही हैं आसपास उनके बारे में अप टू डेट होना चाहिए टीचर को, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, टीचर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना चाहिए, और बस यही बातें बताई गई हैं। क्लियर है मैम? हाँ जी। हर एक सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी होती है, तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है? पेडागोजी हमें ये बताती है कि हमें किस तरीके से उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है, उसकी मेथोडोलॉजी बताती है, कौन कौन से मेथड को हम यूज करके इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। जैसे आप देखो, आप कोई सब्जेक्ट को आप क्या डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ा रहे हो, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को आप प्ले वे मेथड से पढ़ा रहे हो, तो ये क्या है, पेडागोजी हमें यही सिखाती है। ठीक है, कि मान लो आप एसएसटी है तो आप उसमें कौन कौन से मेथड से आप पढ़ा सकते हो, कॉमर्स में आप किस किस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हो। ठीक है, अब जैसे कॉमर्स में मान लीजिए एक बच्चे को आप हमारा आता है एक चेक वाला पॉइंट आता है, तो क्या करवाते हैं बच्चे से, पास में कोई भी मान लीजिए एसबीआई बैंक तो हर जगह ही है, तो 2 फॉर्म ले आते हैं, एक फॉर्म जो हमें पैसे जमा कराने वाला होता है और एक विड्रॉल वाला होता है। तो बच्चे को क्या है, हम सिखा रहे हैं, ये लर्निंग बाय डूइंग करके सिखा रहे हैं हम। देखो हर जगह तो मुझे पता नहीं फॉलो करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, लेकिन कई सारे स्कूलों में क्या करते हैं, मैंने बच्चों से ये फील करवाया था जब मैं 11th 12th को पढ़ा रही थी और चेक वाला क्वेश्चन आया था, तो चेक वाले टॉपिक को पढ़ाते हुए मैंने बच्चों से मंगाया था कि बेटा एक ना चेक ले आना, सबको वो फिल करना सीखना है, पैसे जमा कराने वाला भी और निकालने वाला भी। ठीक है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग वाला टॉपिक हो गया। किसी में क्या है, आप चार्ट या मॉडल के जरिए बच्चे को समझा रहे हो, किसी को प्रोजेक्ट मेथड से आप दे रहे हो, तो पेडागोजी हमें यही बता रही है कि कौन से सब्जेक्ट को किस मेथड से या किस आइडियोलॉजी से हमें पढ़ाना है। क्लियर है? ठीक है मैम, ओके, क्लियर है। उसके बाद आती है भाई एक क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये तो क्वालिटी देखी आपने टीचर की, अब टीचर की क्या क्या जिम्मेदारी है आपके प्रति देखते हैं भाई। मैं क्या क्या जिम्मेदारी फॉलो कर रही हूँ तुम्हारे प्रति। कोऑपरेटिव, भाई सहयोग करने वाला टीचर होना चाहिए। ठीक है, जो अपने कर्तव्य को समझे और जहां पर जरूरत पड़े वहां पर कोऑपरेट करने वाला टीचर होना चाहिए। उसके बाद गाइडेंस के तौर पर पॉलिसी मेकिंग, सुपरवाइजर होना चाहिए, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन करने वाला होना चाहिए, और क्या क्या दे दिया, रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजिंग, ये बस यही 2-4 पॉइंट दे रखे इसमें। एक तो क्या है, कोऑपरेटिव होना चाहिए आपका टीचर, आपको जहां पर जरूरत है टीचर की वहां पर टीचर क्या है आपका सहयोग कर सके। दूसरा गाइडलाइंस, अगर आपको कहीं पर भी कहीं समस्या आती है तो ये आपको एक अच्छा गाइडलाइंस आपको दे सके, गाइड आपका मार्गदर्शन कर सके। ठीक है, आपको कोई भी जीवन में भी कोई समस्या आती है तो आप बेझिझक पूछ के समाधान पूछ सके। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग, यानी कि आपको वर्ष भर की कैसे योजना तैयार करनी है, ये वाली चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, टीचिंग की
उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ठीक है। उसको अपने सब्जेक्ट की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करने वाला होना चाहिए, ठीक है, कि पहले क्या कराना है, फिर मुझे क्या कराना है, फिर मुझे क्या कराना है। सुपरवाइजर यानी कि क्लास में ये ध्यान रखना कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, सबके ऊपर निगरानी रखने वाला होना चाहिए। देखो जब टीचर बैठता है ना तो 30 के 30 बच्चों की जिम्मेवारी उस टीचर की होती है। 30 क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी एनईपी के अकॉर्डिंग अगर हम प्राइमरी क्लासेस में देखें तो एक टीचर के नीचे 20 बच्चे आएंगे, और हायर क्लासेस में देखें तो एक टीचर के अंडर 30 बच्चे आएंगे। 30 का रेशो रहेगा, 30:1 का रेशो रहेगा, और प्राइमरी में 20:1 का रेशो रहेगा, ठीक है। तो बच्चे के ऊपर क्या है भाई, सुपरवाइजर का सुपरविजन करने वाला होना चाहिए, निरीक्षण करने वाला कि कौन बच्चा क्या कर रहा है मेरी क्लास में। इवैल्यूएशन, जिसको इवैल्यूएशन करना आता हो, ठीक है, इवैल्यूएशन करेगा तभी तो पता लगेगा कि बच्चे में कहाँ पे कमी है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या आता है कि जो आपके जितने भी रजिस्टर वगैरह है इनको भी मेंटेन करता है, ठीक है, आपकी अब्सेंट प्रेजेंट या जो भी आपके विड्रॉल रजिस्टर होते हैं। विड्रॉल रजिस्टर का मतलब होता है बेटा आपकी पूरी की पूरी चाहे आपका एड्रेस, आपकी पूरी डिटेल फिल करनी होती है टीचर को, ठीक है। उसके बाद गाइडेंस वाला बता ही दिया। तो ये क्या है, टीचर की ड्यूटी है। आप खुद सोचो, आप टीचर हो तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, वही आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है। इकोनॉमिक्स की 3rd यूनिट कंप्लीट। इको वालों की हो गई है भाई कंप्लीट। अब रह गया है कॉमर्स वालों का, रह गया है ये क्रिटिकल अप्रेजल वाला, और क्या क्या सजेशन दे सकते हैं हम अपने कैरिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए। ये 2 टॉपिक आपके रह गए हैं। और मैथमेटिक्स वालों के क्या हैं, क्रिटिकल अप्रेजल इनका भी है। उसके बाद इनका है कंटेंट एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस, देयर कंपैरिजन। फिर टॉपिक आ जाएंगे इनके तो इक्वेशन, सेट्स, वॉल्यूम। देखो भाई तुम्हारा जो ये मैथ वाले ना, रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर यूनिट 4 में दे रखा है। रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन, जर्नल, अदर रिसोर्सेज मटेरियल इन मैथमेटिक एजुकेशन। यस मैम। वो आगे पीछे ना कहीं मिलेंगे टॉपिक, बाकी तो जो जो रहेंगे वो मेरे को कराने ही है। हिंदी वाले बताओ भाई कौन सा टॉपिक हुआ है, मैच किया है, कौन सा नहीं किया है।